सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो सामान्य ज्ञान इतिहास से है, जिसमें जीके के साथ जीएस को भी कुछ हद तक सम्मिलित किया गया है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही अपने कमेंट के द्वारा हमारी कमियों से अवगत कराएं। अगला हमारा चैप्टर है इतिहास एक परिचय। ठीक, इसके अंतर्गत हम इतिहास के विभिन्न चरणों को जानेंगे, किसको किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किस चरण को किस भाग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक, सबसे पहले हम इसमें इतिहास में तीन प्रमुख वर्गीकरण को देखेंगे। पहला क्या है? पहला है प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। ठीक है, और दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक और तीसरा काल क्या है? ऐतिहासिक। ठीक, अब इसमें प्रमुख अंतर क्या है? प्रागैतिहासिक या पाषाण काल, ये पाषाण सीधी शर्त है, पत्थर से संबंधित। तो यहाँ पर बिल्कुल भी जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो पत्थर आदि से संबंधित, हथियार, आवास जो भी मिलते हैं वो इसी से मिलते हैं, इसीलिए ये प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल का लेखन पूर्णतः पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से लिखा गया है। ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से, अन्य कोई साक्ष्य नहीं है इस काल का इतिहास लेखन। ठीक है, ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से ही लिखा गया है। इसका ये कहां से कहां तक हो सकता है? आरंभ से 2500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व तक के काल है। ठीक, फिर इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत ये है कि इतिहास लेखन किससे लिखा गया? पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से। लिपि का ज्ञान था, यहाँ पर लिपि का ज्ञान था, लेकिन इतिहास लेखन में उसका कोई प्रयोग नहीं हुआ। इतिहास लेखन में प्रयोग नहीं है ना। लिपि का ज्ञान था लेकिन इतिहास लेखन में कोई प्रयोग नहीं हुआ। तो ये काल है कहां से कहां तक? आद्य ऐतिहासिक। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है। पहले इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2500 से 600 के तक रख सकते हैं। ठीक है, इस आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत दो काल हो जाएगा। एक सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु घाटी काल। दूसरा क्या हो जाएगा? वैदिक काल। वैदिक काल क्यों? वैदिक काल को भी हम इसके अंतर्गत क्यों रख लेते हैं? किससे? हाँ, तो ये 600 सिंधु घाटी, 2500 से 1500। अब यहां पर देख लीजिए सिंधु घाटी कहां से हो गई? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक, और वैदिक काल हो गया कहां से? 1500 से 600। वास्तव में वैदिक काल को भी इसी के अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी ज्यादातर श्रुत साहित्य का उपयोग किया गया, क्योंकि लेखन तो
था नहीं। और दूसरी चीज, यहाँ पर भी पुरातात्विक साक्ष्यों का उपयोग किया गया इतिहास लेखन में, तो इसलिए ये काल भी इसी के अंतर्गत आएगा। और इस वैदिक काल में भी आप दो भाग कर सकते हैं। पहला क्या है? ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक। ठीक, तो ऋग्वैदिक क्या हो गया? ऋग्वैदिक काल हो गया कहां से? 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक हो गया 1000 से 600। ठीक, ये काल हो गए आद्य ऐतिहासिक। इसी तरह जब हम ऐतिहासिक काल में आएंगे तो 600 ईसा पूर्व से आगे, 600 से 600 ईसा पूर्व से अब तक, ये सब किसी में आएगा? ऐतिहासिक में आएगा। ठीक, तो हमारा पहला विभाजन जो था प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तब हम ये ऐतिहासिक काल ये हो गया। अब इस ऐतिहासिक काल में भी विभाजन है, प्रागैतिहासिक में भी विभाजन है, और आद्य ऐतिहासिक में जो विभाजन है वो हम यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक का विभाजन देखते हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक, इसमें भी 3 काल हो गए। प्रागैतिहासिक में 3 काल हो गए। कौन सा काल हो गया? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। इसी को पाषाण काल भी कहेंगे ना, पाषाण काल। फिर इसके 3 भाग हो गए। कौन से? पूरा पाषाण और मध्य पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। ठीक, अब पूरा पाषाण काल कहां से कहां तक है? पूरा पाषाण, हाँ, 20 लाख से 10,000 BC। ये क्या हो गया? पूरा पाषाण 20 लाख, या हम इसको 20 लाख की जगह लिख दे प्रारंभ से 10 लाख BC। ठीक है, यानी ईसा पूर्व। BC को क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व। ठीक, और ये 20 लाख को हम यहां पर लिख सकते हैं आरंभ से, आरंभ से। फिर इसके बाद मध्य पाषाण 10,000 से 6,000 BC, 10,000 से 6,000 BC, यानी ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य की जो भी बातें हैं, जो भी इतिहास है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? मध्य पाषाण के अंतर्गत। फिर इसके बाद है नवपाषाण 6,000 से 3,000 BC। नवपाषाण 6,000 से 3,000 BC। ठीक, मतलब ईसा पूर्व। ये अध्ययन होगा किसका? नवपाषाण काल का। ठीक, कुछ किताबों में थोड़ा सा अंतर भी मिलता है। जैसे किसका मिल जाएगा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को अज्ञात से 8,000 ईसा पूर्व। ठीक है, और मध्य पाषाण को काल को मिलेगा
कहाँ? 8000 से 4000 ईसा पूर्व, 8000 से 4000 ईसा पूर्व। इसी तरह नवपाषाण काल को 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। कहां से? 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ठीक, कुछ स्रोतों में ऐसा भी माना गया है, उनके अलग अपना अलग आधार है। ठीक है, तो आप दोनों ध्यान में रखेंगे, जहां पर जो सटीक समझ में आएगा उत्तर के अनुसार, विकल्प के अनुसार आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का विभाजन। अब इसके बाद आप पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसको? पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पूरा पाषाण काल ये कब से कब तक था? नहीं, पूरा पाषाण काल मतलब टोटल ये पाषाण काल बताइए। टोटल पाषाण काल कहां से तो कहां तक था? 20 लाख से 10,000, है ना, ईसा पूर्व। ये पूरा पाषाण काल है। अब इसके मध्य पाषाण काल को 3 भागों में हम बांट रहे हैं। क्या हो गया? पहला है हाँ निम्न पूरा पाषाण काल। किसमें? हाँ, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल कहां से कहां तक है? निम्न पूरा पाषाण 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। इसके बाद मध्य है ना, मध्य पूरा पाषाण काल ये कहां से कहां तक है? 60,000 से 40,000, है ना, ईसा पूर्व। फिर निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न नहीं, उच्च पूरा पाषाण काल ये कहां से कहां तक है? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये हो गया पूरा पाषाण का विभाजन। ठीक, इसी तरह आप ऐतिहासिक काल को भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल कहां से था? ऐतिहासिक काल ये कहां से था? 600 से 600 ईसा पूर्व से अब तक। ठीक, तो अब इसको पहला क्या है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास ये कहां से कहां तक है? 600 से, हालांकि प्राचीन के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास प्राचीन के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक काल के संदर्भ में केवल विभाजित करें तो प्राचीन इतिहास से मतलब क्या होगा? 600 से 712 ईस्वी तक। 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, ये क्या हो गया? प्राचीन हो जाएगा ना। 712 मतलब अरबों का आक्रमण तक है। फिर मध्यकालीन है
712 से 712 से हाँ 1707 ईस्वी तक। 1707 मतलब औरंगजेब की मृत्यु। फिर इसके बाद आधुनिक इतिहास 1707 से अब तक, है ना। ये सब आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो ये हुआ इतिहास का सामान्य विभाजन। ठीक। इसके बाद है प्रागैतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ये कहां से कहां तक है? कहां तक? प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? हाँ, प्रागैतिहासिक काल का विभाजन। ठीक, तो पहला कौन है? प्रागैतिहासिक, प्राक इतिहास या प्रीश। वो पहले तो ये 3 हिस्ट्री में आप इसको हम पहले बता चुके हैं ना। कौन कौन? ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक। तो हम आगे क्या पढ़ना है हमें? प्रागैतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है उसको हम प्रागैतिहासिक कहेंगे। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। आद्य ऐतिहासिक जिस काल में लिखित विवरण नहीं है, लिखित विवरण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, वो आद्य ऐतिहासिक हो गया। ऐतिहासिक जहां पर लिखित विवरण मौजूद है। ठीक है, फिर हम आते हैं पाषाण काल एवं उसका विभाजन। ठीक है, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल। इसका पहला विभाजन क्या है? पूर्व पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। इसमें क्या है? ये प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्राथमिक अवस्था है। ठीक है, सबसे पहले का। ठीक, तो इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर मानव क्या था? केवल भोजन संग्रह करता, है ना। भोजन संग्रह करता मतलब जीवन जीता था और भोजन संग्रह करता था। तो क्या था? शिकार पर निर्भर था। शिकार पर निर्भर था। दिन भर वो भोजन की तलाश में ही रहता था और भ्रमण करता था। मतलब कि वो अस्थाई जीवन नहीं जीता था। ठीक, अस्थाई जीवन नहीं था और ये मनोरंजन भी अपने इसी में कर लेता था, इसी शिकार में ही। ठीक, और इस काल में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल की देन है। प्रारंभ में आविष्कार तो हुआ लेकिन इसके प्रयोग से ये परिचित नहीं थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार ये नव पाषाण काल की देन है। नव पाषाण काल। ठीक,
पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की देन है। पूरा पाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल, ये कहां का है, कौन सा स्थल है? कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा, यहां किसके अवशेष मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। अस्थायी निवास कब मानव आया? सीधी सी बात है कि मानव अस्थायी निवास कब जिएगा? जब वो पशुपालन वगैरह या कृषि वगैरह करने लगेगा, तभी तो अस्थायी जीवन जिएगा। तो अस्थायी जीवन की शुरुआत मनुष्य में कब हुई? अस्थायी जीवन ये नवपाषाण काल है। कब है? नवपाषाण काल। मनुष्य में अस्थायी जीवन नवपाषाण काल की देन है। ठीक है। इसकी प्रवृत्तियां, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई और सबसे पहले उसने कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ते को पालतू बनाया, इसके बाद अन्य पशुओं को पालतू बनाया और अस्थायी जीवन जीने लगा। यह है अस्थायी जीवन का कारण। पशु आदि और कृषि आदि का, पशु का पालन, कृषि का प्रयोग। ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी है। सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तांबा का। और किस रूप में प्रयोग किया? अगर धातुओं की बात हो तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया और कुल्हाड़ी बनाने में प्रयोग किया। कुल्हाड़ी बनाने में। और इसके साक्ष्य सबसे पहले कहां मिले? अतिरम पक्कम। कहां मिले? प्राप्ति स्थल अतिरम पक्कम। ठीक। अतिरम पक्कम में सबसे पहले इसके साक्ष्य मिले। अतिरम पक्कम। ठीक है। किसके साथ मिले? कुल्हाड़ी के। सबसे पहले मनुष्य ने इसी का प्रयोग किया था। कुल्हाड़ी के बाद कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। कृषि 8000 वर्ष पूर्व। कब? नवपाषाण में। कृषि नवपाषाण काल की देन है। ठीक है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, ये कहां पर है? अन्न उत्पादक स्थल, जहां पर प्राचीन साक्ष्य पाए गए स्थल, ये मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ कहां है? वर्तमान पाकिस्तान में है ना? मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिमी छोर पर है। ठीक है। और बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ पश्चिमी छोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान। और अगला क्या है? बेलन घाटी। बेलन घाटी पर किसके साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी, बेलन नदी, ये यहां पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। बेलन नदी यहां पर है, ये प्रयागराज में। ठीक है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। ठीक। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि किसका किया सबसे पहले? गेहूं और जौ का। गेहूं और जौ का।
लेकिन मानव ने सबसे पहले चावल का प्रयोग किया। चावल का प्रयोग किया मतलब धान का प्रयोग किया। ठीक है, चावल का प्रयोग किया, इसको अपनाया। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है? मेहरगढ़। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान। और ये कोल्डिवा किसके लिए है? कोल्डिवा भी वर्तमान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मिर्जापुर है ना, उसी क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक, और ये कोल्डिवा में धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। धान की भूसी का। तो यहां पर सबसे पहले इसी को धान का प्रयोग किया गया था। ठीक, इसी तरह कुछ और बातें हैं महत्वपूर्ण तिथियां या इससे संबंधित, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां क्या हो सकती हैं? मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई? 12,000 वर्ष पहले। नव पाषाण काल कब आरंभ हुआ? 10,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ? 8,000 वर्ष पहले। इसीलिए तो वहां पर साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 वर्ष पहले। ठीक है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 वर्ष पहले। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान पाषाण काल से संबंधित इतिहास। सामान्य ज्ञान पाषाण काल, महत्वपूर्ण तथ्यात्मक विश्लेषण। इसमें हम सामान्य ज्ञान के साथ सामान्य अध्ययन के भी विषय वस्तु को साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि जो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब हुई? सर्वप्रथम कब हुई मतलब कि वो कौन सी विशेषताएं थी जिनकी जानकारी हुई और उनको मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया? मध्य पाषाण काल की जानकारी। ठीक, मतलब कि जो विशेषताएं मध्य पाषाण काल में हैं वो उनकी जानकारी कब से सर्वप्रथम आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तथ्य है कि 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले मतलब माइक्रोलिथ। क्या? माइक्रोलिथ, क्योंकि माइक्रोलिथ जो लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण ये क्या है? ये मध्य पाषाण काल की विशेषताएं हैं। माइक्रोलिथ, इन्हें माइक्रोलिथ भी कहा गया। लघु पाषाण उपकरण ये मध्य पाषाण की विशेषताएं हैं। अब प्रश्न हमारे सामने यही है कि इस विशेषता वाले उपकरण सर्वप्रथम कब खोजे गए? तभी हम कह सकते हैं ना कि यहीं से मध्य पाषाण काल की खोज हुई। ठीक, मध्य पाषाण काल की खोज। ठीक, तो जो सबसे पहले खोज हुई, निकाला गया, वो है कि 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल 1867 ईस्वी में C.L.
C.L. कार्लाइल ने जब माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण खोजे, ठीक है, तो निश्चित है हम ये कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल की शुरुआत यहां से हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने कहाँ खोजा था? मध्य पाषाण C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में खोजा था। ये खोज कहाँ हुई थी? विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य पाषाण की काल की जानकारी 1867 से हुई, ठीक है। इसी तरह भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। मानव अस्थिपंजर, मानव अस्थिपंजर कहां से प्राप्त होने लगता है? भारत में। भारत में मध्य पाषाण काल से मिलने लगता है, ठीक। इसके पहले ये अस्थिपंजर नहीं मिले हैं, पहले ही ये पाषाण से संबंधित उपकरण मिले हैं, जो पत्थर से संबंधित, लेकिन अस्थिपंजर नहीं मिले हैं इसके पहले, ठीक है। तो फिर इसके बाद भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 साल लगभग हुआ। अब ये अगली विशेषता क्या है कि नवपाषाण कालीन सभ्यता की शुरुआत भारत में कब हुई? भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता की शुरुआत, दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि नवपाषाण कालीन सभ्यता में जो विशेषताएं मानी जाती हैं, उन विशेषताओं को भारत में कब से पाया गया? भारत में कब से पाया गया? तो इसका जवाब यह है कि 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व से क्या ये नवपाषाण कालीन विशेषताएं भारत में पाई गई। नवपाषाण कालीन, ठीक, क्या 4000 ईसा पूर्व कब से? भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ ये पाई गई। तो जो नवपाषाण कालीन विशेषताएं हैं, तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 4000 ईसा पूर्व में भारत में नवपाषाण काल सभ्यता का प्रारंभ हुआ, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंध भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। अभी तक जो सिंधु सभ्यता की जो खुदाई की बात है, तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो प्राचीन नगर है वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ नगरों की बात हो रही है तो प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता को ही माना जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति किसको माना जाता है? सिंधु सभ्यता को, ठीक। सिंधु सभ्यता अगर प्रथम नगरीय क्रांति है, तो जो इसका नगर है वही प्राचीन नगर होगा। तो मोहनजोदड़ो ये क्या है? भारत का प्राचीन नगर, वर्तमान में पाकिस्तान में है, भारत का प्राचीन नगर। इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ये होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ, ठीक है। मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला, ठीक। असम का श्वेत गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कवि है। असम का ये जो श्वेत भू की गिबन होता है, श्वेत भू गिबन, ये क्या है? असम का होता है, असम का। ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कवि है।
एकमात्र मानवाब क्या है? कपि। एक गिब्बन जो है भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। ठीक है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध जोरवे संस्कृत से था। ठीक। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध किससे था? जोरवे संस्कृत से था। जिसका संबंध जोरवे संस्कृत से था। संस्कृति से था। किसका? इनाम गांव का संबंध जोरवे संस्कृति से। ठीक है। मतलब इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध किससे था? जोरवे संस्कृति से था। ठीक है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिले। कहां पर? शिवालिक की पहाड़ी से किसके प्रमाण मिले हैं? जीवाश्म के। ठीक। शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किओल्ड कार्लाइल ने की थी। आर्किओल्ड कार्लाइल ने क्या की थी? भारत में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की थी। शैल चित्रों की खोज किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज किसने की थी? आर्किओल्ड कार्लाइल ने। ये 1867-68 में किया था। कब किया था? 1867-68 में। ठीक है। इसके बाद जो सबसे प्रमुख उस काल पाषाण काल के कला की एक पहचान है वो है भीमबेटका। ठीक। भीमबेटका इससे भी करता है कि कुछ न कुछ कला हमारे पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक थी। ठीक है। तो ये है भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। भीमबेटका क्या है? पूरा पाषाणिक। ठीक। पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल। पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल। आवासीय पुरा स्थल। ठीक है। ये पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है भीमबेटका। यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों। ठीक है। यहाँ पे जो शैल चित्र है, शैल चित्र और शैलाश्रय ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? आदि मानव द्वारा। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अच्छा, जो चित्र वहां पर बनाए गए हैं वो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के हैं। चित्र कब के हैं? पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के हैं। ठीक। पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के ये सारे चित्र हैं। ठीक है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ध्यान दीजिए, भारतीय उप महाद्वीप के
महाद्वीप के मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ये प्राचीनतम चिन्ह कहने का मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप में इससे पुराना प्रमाण, पुराना चिन्ह और कहीं नहीं है, सबसे मतलब मानव जीवन के। ठीक है, हालांकि वो जो हथियार पाएगा वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह क्या है, इनके जीवन शैली के चित्र के ये वही है। कौन सा? भीमबेटका। ठीक है, प्राचीनतम चिन्ह है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1975 से 58 में डॉक्टर श्रीधर वाकड़कर ने की थी। 75 से 1957 से 58, इसकी खोज 75 नहीं, 1957 से 58 किसने की थी? 1957 से 58 डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर किसने की थी? 1957-58 में की थी। 1957-58 में की थी। किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इन्हीं के द्वारा ये खोजा गया था। भीमबेटका का क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। 1990 में ये राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। राष्ट्रीय महत्व का स्थल, ठीक है, किसके द्वारा घोषित किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल। ठीक है, ये तो ये हुआ। और इससे बड़ी उपलब्धि है इसके साथ, और क्या है? जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। किसने किया? यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। कब किया? जुलाई 2003 में। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। ये भी एक तथ्य है। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिलता है। ठीक, कहाँ मिलता है? नर्मदा नदी घाटी में। ठीक है, धन्यवाद।